आई एम प्रतिभा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट का भारत में क्या स्थान है और इसमें जो जजेस होते हैं उनको किस तरीके से चुना जाता है, कैसे उनको हटाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या पावर्स होती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में जो न्याय व्यवस्था अपनाई गई है वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है और इसे लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। इस व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही कानून एक ही न्यायपालिका बनाती है। इसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपील करने का सबसे अंतिम न्यायालय होता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक 26 जनवरी 1950 के 2 दिन के बाद, यानी कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसके 2 दिन के बाद में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसे संविधान के पार्ट 5 में 124 से लेके 147 तक आर्टिकल्स में बताया गया है इसके गठन के बारे में, इसका न्याय क्षेत्र, इसकी स्वतंत्रता और इसकी क्या पावर्स है। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं। देखिए, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को बढ़ाया गया है और प्रेजेंट टाइम में 1 चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस हैं। इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? देखिए, चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति बाकी के जितने भी जजेस हैं या फिर हाई कोर्ट के जजेस, इन सभी से विचार विमर्श करता है, उसके बाद ही चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। इसी तरह से बाकी के जजेस की भी नियुक्ति की जाती है, लेकिन उसमें चीफ जस्टिस की एडवाइस होना, उसकी सलाह होना या कह लीजिए परामर्श होना बहुत ज़रूरी होता है। अब इस परामर्श में भी काफ़ी विवाद रहा है। वो कैसे? 1982 में ये कहा गया कि परामर्श का अर्थ केवल अपने विचारों को बताना है, ना कि उससे सहमत होना। इसके बाद 1993 में ये कहा गया कि परामर्श का अर्थ इस बात से लिया जाए कि जो चीफ जस्टिस है वो अपने 2 अन्य सहयोगी के साथ मिलकर ही सलाह देगा और जिसे राष्ट्रपति को मानना होगा। उसके बाद 1998 में परामर्श का अर्थ इस संदर्भ में लिया गया कि जो चीफ जस्टिस है वो अपने अन्य 4 सीनियर जजेस के साथ में विचार विमर्श करेगा। अगर इनमें से कोई भी 2 जजेस उसके साथ एग्री नहीं करते हैं तो चीफ जस्टिस किसी की भी सिफारिश राष्ट्रपति के पास में नहीं भेज सकता है नियुक्ति के लिए। लेकिन 1950 से लेकर 1973 तक जो सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस चुना जाता था, लेकिन 1973 में A.N. रॉय को, जो कि चौथे नंबर पे जज थे, उनको चीफ जस्टिस चुना गया। इसके बाद 1977 में वेक को चीफ जस्टिस चुना गया इसी तरह से। लेकिन 1993 में न्यायाधीश मामले में ये कहा गया कि केवल सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस चुना जाएगा। अब हम करेंगे इनमें क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले इन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, कि हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक इन्हें जज की पोस्ट पे होना चाहिए या फिर 10 साल तक वकालत की हो। इसके अलावा तीसरा पॉइंट इनके लिए योग्यता होनी चाहिए कि जो राष्ट्रपति के अनुसार ये बहुत ही रेस्पेक्टेबल एक न्यायवादी व्यक्ति होना चाहिए। देखिए, इनका जो कार्यकाल बताया गया है वो 65 ईयर्स बताया गया है। ये लिखित रूप से भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इसके अलावा संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें इनके पद से हटा सकता है। इन न्यायाधीशों को किस तरीके से हटाया जा सकता है? देखिए, न्यायाधीशों को हटाने के लिए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में महाभियोग लगाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसका केवल एक ही रीज़न बताया गया है और वो है दुर्व्यवहार, यानी कि मिसबिहेवियर। इसमें निष्कासन प्रस्ताव यानी कि किसी को हटाने का प्रस्ताव भेजा जाता है संसद में। फिर संसद में अगर लोकसभा के 100 सदस्य या फिर राज्यसभा के 50 सदस्य इसके ऊपर साइन करके अध्यक्ष के पास भेज दे और अध्यक्ष की तब मर्जी होती है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। अगर अध्यक्ष उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो 3 सदस्यों की समिति बनाते हैं। इन 3 मेंबर्स की समिति में चीफ जस्टिस, अदर जजेस या फिर हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर जजेस या फिर कोई भी रिस्पेक्टेबल न्यायवादी व्यक्ति होना चाहिए। अगर दोषी पाया जाता है
तो उसके ऊपर फिर वो विचार विमर्श करती है। फिर विशेष बहुमत से दोनों सदनों में पारित होने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस जज को हटाने का आदेश जारी करता है। क्या आप जानते हैं कि अब तक किसी भी जज को महाभियोग लगाकर नहीं हटाया गया है। 1991 से 1993 के बीच में वी रामास्वामी पर महाभियोग नहीं लगाया जा सका क्योंकि जांच समिति ने तो उनको दोषी पाया, लेकिन वो लोकसभा में पारित नहीं हो सका वो प्रस्ताव, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो थी उस वक्त मतदान से अलग हो गई थी। आर्टिकल 125 में इनके वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है कि संसद के द्वारा इनको तय किया जाएगा। देखिए, आर्टिकल 126 में ये कहा गया है कि अगर चीफ जस्टिस का पद खाली हो या फिर वो कुछ समय के लिए एब्सेंट हो तो राष्ट्रपति किसी अन्य जज को एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में चुन सकता है, यानी कि कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में वो नियुक्त कर सकता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की क्या फ्रीडम्स है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे सर्वोच्च है। ये एक संघीय न्यायालय है। ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला है और संविधान की व्याख्या करने वाला है, और इसलिए इसे कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों से स्वतंत्र रखा गया है। इसके लिए भारत के संविधान में कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, जैसे इन जजेस की नियुक्ति पॉलिटिक्स से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्ति करते समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेस के साथ में विचार विमर्श करके ही करता है। देखिए, भले ही राष्ट्रपति के द्वारा इन जजेस की नियुक्ति की जाती है, लेकिन संविधान में लिखे गए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही इन्हें हटाया जा सकता है, जैसे कि महाभियोग प्रक्रिया, जो कि अब तक नहीं हुआ है। इनके जो वेतन भत्ते और पेंशन वगैरह है वो संसद के द्वारा तय किया जाता है, लेकिन संसद में महाभियोग के अलावा इनके व्यवहार पर कोई बहस नहीं हो सकती है। ये रिटायर होने के बाद वकालत नहीं कर सकते, इसलिए पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं। देखिए, जो चीफ जस्टिस है उसको अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। संसद को इसके न्याय क्षेत्र को कम करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानता है तो सुप्रीम कोर्ट को दंड देने का अधिकार भी है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की आलोचना नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च है।